शादी के बाद प्रीति शांति जी की बहू बनकर शांति निवास में रहने आती है। प्रीति वैसे तो बहुत सुंदर होती है, लेकिन वो जो भी खाती है उसे वो पचा ही नहीं पाती और इसी कारण उसे कभी भी पॉटी लगती है। एक दिन वो पौधों को पानी दे रही होती है। चलो जल्दी से इन पौधों को पानी डाल देती हूँ और इसके बाद मुझे कपड़े भी तो धोने हैं। अभी तक तो पेट शांत है मेरा, लेकिन कभी भी गड़बड़ हो सकती है। प्रीति ऐसा बोल ही रही होती है कि उतने में ही उसके पेट में गुड़गुड़ होने लगती है। अरे नहीं, ये क्या? जिसका डर था वही हो रहा है। अब मैं क्या करूंगी? जल्दी से भागना होगा मुझे बाथरूम में। प्रीति बाथरूम में भागने ही वाली होती है कि तभी उतने में वो अपनी साड़ी में ही पॉटी कर देती है। ओह नो, फैल गया रायता। मैं तो परेशान हो गई हूँ इस प्रॉब्लम से। कभी भी और कहीं भी हो जाती है। कितने डॉक्टर्स को दिखाया, लेकिन उसके बावजूद भी ये प्रॉब्लम मेरा पीछा ही नहीं छोड़ता। अरे बहू, क्या हुआ? अकेले में क्या गुटरगू कर रही है? कुछ भी तो नहीं माँ जी, बस पौधों को ही पानी डाल रही थी। यू, छी 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 छी, लगता है किसी पालतू कुत्ते ने पास में ही गुड़ गोबर किया है। गंदी बदबू यहाँ तक आ रही है। अगर मैं माँ जी के पास गई तो माँ जी समझ जाएगी कि वो गुड़ गोबर मैंने ही किया है। नहीं प्रीति, तू तो अपने सास से दूर ही रह। फिर एक दिन प्रीति अपनी सहेली के घर किटी पार्टी के लिए जाती है। तभी बीच पार्टी में ही उसके पेट में फिर से गुड़गुड़ होने लगती है। नो नो नो, अभी नहीं अभी नहीं। प्रीति का डाइजेस्टिव सिस्टम बाकियों की तरह नहीं होता। वो कंट्रोल ही नहीं कर पाती और वो वही बैठे बैठे अपनी ड्रेस में पॉटी कर देती है और वहां पर पॉटी की गंदी बदबू फैल जाती है। छी यार, ये पॉटी जैसी गंदी बदबू कहाँ से आ रही है? सच में यार, छी, मुझे तो उल्टी ही आ रही है। किसी ने ड्रेस में तो कांड नहीं कर दिया ना? यार गाइस, सच में बहुत गंदी बदबू आ रही है। मैं तो यहाँ पर एक मिनट भी नहीं रुक सकती। मेरा तो दम ही घुट रहा है। मैं अभी निकलती हूँ। वैसे भी लेट हो चुका है, कपिल भी आता होगा। इतना कहकर प्रीति जैसे तैसे वहां से निकल जाती है और घर जाते समय उसे एक मेडिकल में हगीज के पैकेट्स दिखाई देते हैं। डॉक्टर और बाकी के सारे इलाज करके देख लिए, लेकिन मेरी मुसीबत का हल मुझे मिला ही नहीं। शायद ये हगीज ही मेरी मुसीबत का हल हो सकता है। अब यही मेरी आखिरी उम्मीद है। फिर प्रीति अपने मुंह पर मास्क लगाती है और हगीज खरीदने जाती है, लेकिन तभी वहां हवा का झोंका आता है और उसका मास्क उड़ जाता है और उसे हगीज खरीदते हुए उनके गली में रहने वाली उषा काकी देख लेती। अरे, ये तो कमला की बहू प्रीति है। अभी अभी तो शादी हुई है इसकी और ये हगीज लेने काहे आई थी यहाँ पर? कहीं ऐसा तो नहीं कि शादी के पहले ही कमला दादी बन गई हो? कुछ तो गड़बड़ है। जांच पड़ताल तो करनी ही पड़ेगी। फिर अगले दिन उषा कमला के पास आती। अरे कमला, तेरी बहू को मैंने कल मेडिकल में हगीज खरीदते हुए देखा था। क्या बात है? कहीं तेरी बहू ने शादी के पहले तो तुझे खुशखबर नहीं दी ना? ये तू कैसी बातें कर रही है उषा? मेरी बहू के बारे में ऐसे बात करते हुए तुझे शर्म नहीं आती क्या? अरे लेकिन। चुप रहे तू, वरना एक दूंगी खींचकर। चल निकल मेरे घर से, बेवकूफ कहीं की। कमला उषा को तो वहां से भगा देती है। फिर वो प्रीति के पास आती है। प्रीति बहू, वो उषा मुझे बता रही थी कि तू कल मेडिकल में हगीज खरीदने गई थी। क्या यह सच है बहू? हे भगवान, जिसका डर था वही हुआ। उस चुड़ैल बुढ़िया की तो ऐसी की तैसी। अब मैं क्या जवाब दूं माँ जी को? सोच प्रीति सोच। बहू, मैं तुझसे कुछ पूछ रही हूँ, जवाब तो दे। मौन व्रत क्यों धारण किया है तूने? नहीं तो माँ जी, वो दरअसल मेरे दोस्त है ना शीना, उसे लड़का हुआ है, इसीलिए मैं उसे कल मिलने गई थी। अब खाली हाथ कैसे जाती?
इसीलिए उसके बेटे के लिए मैं हॉगिस खरीद रही थी और साथ ही कुछ कपड़े भी लेकर गई थी। अच्छा, तो ये बात है। वही मैं सोचूं कि तू क्यों पहनेगी हॉगिस। और नहीं तो क्या माँ जी, मैं कोई छोटी बच्ची थोड़ी हूँ जो इस उम्र में हॉगिस पहनूंगी। अब आपको क्या बताऊं माँ जी, हालात तो कुछ वैसे ही है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि बचपन के बाद इस उम्र में मुझे फिर से हॉगिस पहनना पड़ेगा। प्रीति अब रोजाना हॉगिस पहनने लगती, जिसके कारण उसकी आधी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। अब हर रोज प्रीति डायपर को कचरा वाला आने से पहले घर से दूर एक कूड़ेदान में फेंक कर आती। एक सुबह उसकी सास उसे पकड़ लेती है। बहू, तू सुबह के 5 बजे कहाँ जा रही है? अभी तो ठीक से उजाला भी नहीं हुआ। देख, बाहर कितना अंधेरा है। अरे आप चिंता मत कीजिए माँ जी, मैं वॉक करने जा रही हूँ। वो क्या है ना, मुझे अपनी फिजिकल फिटनेस पर पूरा ध्यान देना है, इसीलिए मैं अब रोज सुबह 5 बजे उठकर वॉक करके योगा करूंगी। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है बहू। लेकिन ये काली थैली में क्या है? ये तो कचरा है माँ जी। वो कल रात को मैंने और कपिल ने पिज्जा मंगवाया था, तो उसी का कचरा है। अरे लेकिन तू इसे क्यों फेंक रही है? इसे हमारे घर के कचरे में फेंक देती ना। वैसे भी 8 बजे तक कचरा वाला आता ही है। अब जाने दीजिए ना माँ जी, चलिए मैं चलती हूँ। अरे लेकिन बहू। ओके बाय माँ जी। प्रीति वहां से फटाफट निकल जाती। एक दिन प्रीति घर में नहीं होती और तभी कमला को नेल पेंट चाहिए होती है। अरे प्रीति बहू तो बाहर गई है, अब उससे नेल पेंट कैसे मांगू? हमारी किट्टी पार्टी तो अभी थोड़ी देर में शुरू भी हो जाएगी और बहू को आने में देर लगेगी। एक काम करती हूँ, खुद ही उसकी अलमारी में से नेल पेंट निकालती हूँ। फिर कमला प्रीति की अलमारी में नेल पेंट ढूंढने लगती है। वो उसकी पूरी अलमारी छान मारती है, तब जाकर उसे एक बॉक्स में नेल पेंट मिलती है। लेकिन तभी वो देखती है कि प्रीति ने उस बॉक्स के पीछे हॉगिस का एक बड़ा पैकेट छुपा कर रखा है। अरे ये क्या? ये हॉगिस का पैकेट यहाँ पर क्यों छुपा के रखा है प्रीति बहू ने? आखिर क्या माजरा है? बहू और हॉगिस का क्या संबंध हो सकता है? और बहू ने इसे ऐसे छुपा कर क्यों रखा है? कमला को अब प्रीति पर शक हो जाता है, इसीलिए वो उस पर 24 घंटे नजर रखने लगती है। मुझे कैसे भी करके पता लगाना होगा कि आखिर क्या गड़बड़ घोटाला है। फिर अगली सुबह जब प्रीति नहाने जाती है, तब कमला देखती है कि वो अपने कपड़ों के साथ साथ हॉगिस भी लेकर जा रही है और बाहर निकलने पर उसके हाथ में डायपर होता ही नहीं। और ये देखकर कमला चौंक जाती है। इसका मतलब मेरी बहू हॉगिस पहनती है? फिर कमला प्रीति के पास आती है। बहू, मैं जानती हूँ कि तू हॉगिस पहनती है। अब झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं है। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। माँ जी, अब जब आपके सामने सारा सच आ ही गया है तो मेरे छुपाने से कोई फायदा नहीं। हाँ, पहनती हूँ मैं डायपर। मुझे डाइजेशन की प्रॉब्लम है, जिसके कारण मुझे कहीं भी कभी भी पॉटी आती है और मैं बाकियों की तरह उसे कंट्रोल भी नहीं कर सकती। लेकिन बहू, इस प्रॉब्लम के लिए तुझे डॉक्टर को दिखाना चाहिए था ना। ये हॉगिस पहनने से क्या होगा? मैंने कई सारे डॉक्टर्स को दिखाया, घरेलू उपचार भी किए, लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ा। मुझे माफ कर दीजिए माँ जी, ये बहुत गलत हरकत है, लेकिन मैं भी क्या करूँ, मैं मजबूर थी। जिस उम्र में मुझे अपने बच्चे को हॉगिस पहनाना चाहिए, उस उम्र में मैं खुद हॉगिस पहन रही हूँ। नहीं बहू, माफी मत मांग। मुझे तेरी इस दुविधा के बारे में जरा भी खबर नहीं थी। लेकिन अब तो चिंता मत कर, हमारे गांव में एक वैद्य जी है, मैं तुझे उनके पास ले जाती हूँ, जिसके बाद तेरा ये प्रॉब्लम हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। कमला एक माँ की तरह अपनी बहू की पीड़ा समझ लेती है और वो उसे गांव में एक वैद्य के पास ले जाती है, जिनके उपचार से
प्रीति पूरी तरह चुस्त दुरुस्त और तंदुरुस्त हो जाती है, जिसके बाद उसे फिर कभी हगिस पहनने की नौबत नहीं आती और वो भी बाकियों की तरह सुखी जीवन जीने लगती है। मोना को टीवी सीरियल देखने का बहुत शौक होता है। वो दिन रात बस टीवी सीरियल ही देखती रहती है और उन्हें देख देख कर अपनी जिंदगी को भी सीरियल की तरह ही मानने लगती है। एक दिन की बात है। अरे ओ निकम्मी बहू, कब से अपने फोन में पड़ी है? जल्दी से सारा काम पूरा कर, वरना मैं तुझे तेरे मायके भिजवा दूंगी। तू तो किसी काम के लायक ही नहीं है। माँ जी, आप मुझसे इस तरह बात नहीं कर सकती, वरना मैं आपके खाने में जहर मिला दूंगी, ठीक वैसे ही जैसे उस ससुराल राशिका की राशि ने अपनी सास के खाने में मिलाया था। उसकी सास भी सेम टू सेम आपकी जैसी ही थी, बेफिजुल की चपड़ चपड़ किया करती थी। हैं बहू, तेरी इतनी मजाल? अरे वो सारे घटिया टीवी सीरियल्स देख देख कर तेरी तो सारी बुद्धि ही भ्रष्ट हो चुकी है। आइंदा से तूने मुझसे अगर ऐसी बदतमीजी की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी ना तू? फिर एक दिन अचानक से मोना के पति रितेश की तबीयत बहुत खराब हो जाती है। वो लोग उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं और टेस्ट करने पर पता चलता है कि उसे डेंगू हुआ है। ये जानकर मोना फौरन मंदिर पहुंचती है और 5 दिन मंदिर में ही रहती है। अरे बहू, जल्दी से यहाँ आ जा, रितेश के लिए नाश्ता बनाना है। हमें उसके सेहत का ख्याल रखना है और इसीलिए तुझे यहाँ होना बहुत जरूरी है। नहीं माँ जी, इस वक्त मेरा वहाँ होने से ज्यादा यहाँ मंदिर में होना जरूरी है, क्योंकि मैं जानती हूँ ये संगम क्या कहलाता है कि वेदिका के पति की तबीयत भी खराब हो गई थी। तभी उसने मंदिर में जाकर भगवान जी से 3 से 4 दिनों तक विनती की। मैं भी वही करूंगी, फिर देखना मेरे पति भी ठीक हो जाएंगे। है ना कितना सिंपल? अरे बेवकूफ औरत, अगर पति की सेवा ही नहीं करेगी तो तेरा पति क्या जादू से ठीक हो जाएगा क्या? पगलेट कही की 1000 बार कहा है कि अपनी उस टीवी सीरियल की दुनिया से बाहर निकल। पता नहीं तेरा दिमाग कब ठिकाने पर आएगा। 5 दिनों के बाद रितेश ठीक होकर घर आ जाता है। देखा माँ जी, मैंने आपसे कहा था ना, ये सब मेरे मंदिर में बैठने का ही फल है। मेरे कारण ही रितेश ठीक हो पाया है। अरे बहू रानी, तुम तो चुप ही रहो। अगर भगवान सबको ठीक करने लगे तो डॉक्टर्स कहाँ पर जाएंगे? अपनी इस ख्वाबों वाली सीरियल की दुनिया से बाहर निकलो, वरना यही आदत तुम्हें एक दिन बहुत महंगी पड़ेगी। खुद तो पड़ी रही मंदिर में और यहाँ के सारे काम का लोड मुझ पर ही आ गया, कल मुही कही की। लेकिन मोना अपनी हरकतों से बाज नहीं आती। वो टीवी सीरियल्स देखना बंद ही नहीं करती। टीवी सीरियल्स को देख देख कर अब वो घर में ही रोजाना नई नई साड़ियाँ पहनने लगती है और साथ ही दिन रात ढेर सारा मेकअप करने लगती है। ये देखकर उसके घर वाले और भी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। अरे काम की ना काज की, दुश्मन अनाज की, ये सब क्या नौटंकी लगा रखी है तूने? कल मुही करम जली, सारी की सारी नई साड़ियां घर में पहनकर ही उनका सत्यानाश कर रही है। मोना, अगर तुम सारी नई साड़ियां अभी पहन लोगी तो त्योहारों में क्या पहनोगी? क्या ये बात तुमने सोची है? और दिन रात मेकअप क्यों थोप कर रहती हो तुम? पापा जी, दिन रात मेकअप लगाकर और नई नई साड़ियाँ पहनकर मुझे बहुत अच्छा महसूस होता है। कोमलिका, ईश्वरी, सिया, अक्षरा, ये सारी सीरियल की हीरोइन भी तो दिन रात सोते उठते समय मेकअप में ही रहती है और घर में रहते हुए भी सुंदर सुंदर साड़ियाँ पहनती है। मोना, अगर वो सीरियल वाले कच्चे बनियान पहनकर टीवी पर आएंगे तो कैसा लगेगा? और अगर वो बिना मेकअप के आएंगे तो लोग उनकी बुरी शक्ल देखकर डर नहीं जाएंगे? इन सब बातों की वजह से ही उन्हें दिन रात मेकअप में रहना पड़ता है
और अच्छे अच्छे कपड़े पहनने पड़ते हैं। वो टीवी की दुनिया है मोना, और तुम हकीकत में जी रही हो। उन लोगों को ये सब करने के पैसे मिलते हैं, तुम्हें क्या मिल रहा है? तुम चुप रहो रितेश, तुम्हें कुछ नहीं पता। हाँ हाँ, पूरी दुनिया का सारा ज्ञान का भंडार तो इस चुड़ैल के पास ही है। मोना को किसी की भी बात का कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो अपने मन की मालकिन होती है। देखते देखते उन दोनों की शादी को 6 महीने पूरे होते हैं, और इसी खुशी में मोना पूरे रूम को सजाती है और हर तरफ दिए जलाती है। लेकिन उतने में पर्दे आग पकड़ लेते हैं और उनके कमरे में आग लग जाती है। नहीं, बचाओ बचाओ! मोना, बहू! सभी डर के मारे चिल्ला पड़ते हैं, और रितेश जैसे तैसे आग में पानी डालकर मोना को अपनी बाहों में उठाकर बाहर लाता है। तुम्हें कितनी बार कहा है हमने, अपनी इमेजिनेशन की दुनिया से बाहर निकलो मोना। लेकिन रितेश, मैं रानी तेरी दिल की में पंखुरी ने भी सेम यही किया था। उसने अपने पति के वेलकम के लिए पूरा कमरा दियों से सजाया था। मैंने भी तुम्हारे लिए वही करना चाहा, लेकिन मुझे क्या पता था कि ये कारनामा मुझ पर इतना भारी पड़ेगा। बहू, हम तुझे आखिरी चेतावनी दे रहे हैं। अगर तूने टीवी सीरियल्स देखकर आइंदा से ऐसी कोई भी काला कांडी की तो फिर तू तो गई। वो तो भगवान का लाख लाख शुक्र है जो आज हमारा घर जलते जलते बच गया और तुम्हारी जान भी बच गई, वरना दोनों भी खत्म हो जाते। मोना, अगर टीवी सीरियल वाले ऐसा कुछ करते भी हैं तो वहां पर 50 लोग मौजूद होते हैं जो ये सब संभाल सकते हैं। यहाँ तुम अकेली थी और ये रियल लाइफ है मोना। इस हादसे की वजह से मोना डर तो जाती है, लेकिन वो अगले दिन फिर से सीरियल देखने लगती है। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं। एक रोज जब घर वाले बाहर चले जाते हैं तब वो घर को बाहर से लॉक कर देते हैं। उन्हें लगता है कि मोना भी अपनी सहेलियों के पास गई है, लेकिन असल में तो मोना मैडम अपने कमरे में ही खराटे मारते हुए सो रही होती है। और जब वह सोकर उठती है, अरे नहीं, लगता है सबको गलतफहमी हुई होगी कि मैं घर पर हूं ही नहीं, इसीलिए घर लॉक करके गए हैं। अब मैं क्या करूं? 15 मिनट में तो वो दुकान की सेल बंद हो जाएगी। नहीं, मुझे कुछ तो करना ही पड़ेगा। मोना अपने पड़ोसी और सहेलियों को फोन लगाती है ताकि वो आकर घर का दरवाजा बाहर से खोल दे, लेकिन उस वक्त किसी का भी कॉल नहीं लगता। इसीलिए वो तय करती है कि वो अब पहली मंजिल से कूदकर नीचे जाएगी। बनूंगी बहू में तेरी घर की राधिका ने अपने कॉलेज में सही वक्त पर पहुंचने के लिए पहली मंजिल से छलांग मारी थी। मैं भी आज वैसा ही करूंगी। फिर मोना अपनी बालकनी से नीचे छलांग लगाती है और उसका पैर टूट जाता है। उसे डॉक्टर 3 महीनों तक बेड रेस्ट करने को कहते हैं। क्या? 3 महीने? जी हाँ, आपको बहुत इंजरीज है। अब समझ आया कि नहीं कि इतने दिनों से हम क्या बोले जा रहे थे? टीवी सीरियल्स वाले हार्नेस पहनकर कूदते हैं, लेकिन ये असलियत की जिंदगी है। यहाँ तुम अगर ये सब करोगी तो तुम्हारा पैर तो टूटेगा ही ना। तुड़वा ली ना अपनी टांग, अब रहो ऐसे ही। आप सब लोग सही कह रहे थे, टीवी सीरियल में सब अलग होता है और असलियत की जिंदगी में अलग होता है। मैंने अपनी लाइफ को एकदम टीवी सीरियल की तरह बना के रखा है, लेकिन अब से ऐसा नहीं होगा। आगे से मैं टीवी सीरियल देखकर प्रेरित नहीं होऊंगी और असलियत वाली जिंदगी में सोच समझकर सारी चीजें करूंगी। मुझे माफ कर दीजिए आप। और इस तरह अंत में मोना की अकल ठिकाने पर आ ही जाती है और वो सीरियल की तरह जीना छोड़कर असल में जीना सीख लेती है और अपने परिवार के साथ खुशी से रहने लगती है।